नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर संजय एक बार फिर एक नए शो में एक नए मौजू के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक तारीखी मौजू जिन्होंने जग मशहूर किताब तारीख़ रेगिस्तान लिखा है, उस मुसन्निफ़ की ज़िंदगी के बारे में और इस किताब के बारे में बातचीत करेंगे। इस पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मेरे साथ हैं, जिनका नाम आपका नाम नंदलाल है, आप इल्म अदब दोस्त हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तारीख़ के बड़े अच्छे लेखक हैं और अपनी शायरियाँ भी लिखते हैं और तारीख़ की जो आपकी नॉलेज है उससे चंद अल्फाज चंद चीज़ें हमारे साथ आज शेयर कीजिए। तो नंदलाल, सबसे पहले नमस्कार। 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 कैसी है तबीयत आपकी? दाएँ अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। मैं बड़ा अच्छा हूँ और आपका मशकूर हूँ, तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इस बड़े तारीखी मौजू पे बातचीत करने के लिए हमें टाइम दिया। तो नंदलाल, सबसे पहले आप हमें बताइए कि ये तारीख़ रेगिस्तान जग मशहूर किताब है, इनके जो मुसन्निफ़ हैं सर रायचंद राठौर साहब, इनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर बताएं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत पे बात करने के लिए काबिल हूँ। सबसे पहले तो और उसके अलावा आपने एक बार मुझे मौका दिया कि मैं भी बात कर सकूं, तो इसलिए शुक्रिया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रायचंद राठौर साहब का, तो रायचंद राठौर साहब के बारे में कुछ, चूँकि इससे पहले भी बहुत सारे मज़ामीन, बहुत सारी जो है किताबें भी आई है, मज़ामीन लिखे गए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ है। उसके अलावा उसकी अपनी जो तारीख़ रेगिस्तान है, उसका मतलब तारफ़ तो पहले भी है, लेकिन मुख्तसर मैं भी बता देता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के शहर चेलार जिसमें हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक मज़दूर, एक किसान चत्तूमल सुल्तानी, उनके घर में 1912 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया। तो जो जिस फैमिली से या जिस कम्युनिटी से या जिस कबीले से रायचंद राठौर साहब बिलोंग करते थे, वो एक इंतहाई पसमानदा और मुफलिस और कसमपरस किस्म का एक कबीला, पूरी कम्युनिटी थी। तो उन दिनों में तालीम का कोई इतना बड़ा मतलब रुझान नहीं था। तो इस हवाले से वो बड़े खुशनसीब थे कि उन्हें तालीम मुयस्सर हो गई और उन्होंने तालीम फ़ाइनल तक हासिल भी की, और फिर वो जो है खुशकिस्मती से वो टीचर तो सरकारी मुलाजमत में भर्ती भी हो गई। जी। ये एक ऐसा मोड़ था क्योंकि उससे पहले इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, मेघाट कम्युनिटी के अंदर सिर्फ एक ही उस्ताद, एक ही टीचर था, ये दूसरे टीचर थे। ये बहुत बड़ा इनकलाब था उस कम्युनिटी के लिए उस वक्त में, जो कि अब तो वो चीज़ें आम है, लेकिन उस वक्त में इस चीज़ की बहुत बड़ी अहमियत थी। तो वो हुए तो मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि एक किस्म का वो इनकलाब था। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुलाजमत की मुख्तलिफ़ जगहों पे, बैराजी इलाकों में भी वो गए, थरपारकर के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी वो गए, उन्होंने पढ़ाया। फिर एक और उनकी खुशकिस्मती के जो उनका उठना बैठना, कुछ ऐसी शख्सियात, अदब दोस्त, तारीख़ दोस्त, इस किस्म की जो शख्सियात थी, उनसे उनका उठना बैठना, ख़त किताबत वगैरह। तो फिर उनको जो है लिखने का शौक़ हुआ, तो उन्होंने छोटे छोटे अखबारों में छोटे छोटे मज़ामीन, इस किस्म की चीज़ें उन्होंने जो है वो लिखना शुरू की। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये छोटे काम है, तो मैं कोई ऐसा बड़ा काम करने जाऊँ। तो फिर उन्होंने एक छोटी किताब भी लिखी जो पीर पिथौरा साहब की समा हयात थी, और फिर वो छपी भी। उसके बाद जो है उन्होंने तारीख़ रेगिस्तान को शुरू किया।
उनको इबाम था कि मैं इसको पाया तकमील तक ले जाऊंगा, कैसे होगा, इस किस्म के कुछ इबाम थे। लेकिन उस वक्त जो है उर्सानी साहब एक थे जिन्होंने, जो यहाँ पे किसी ओहदे पे फाइज थे, एडमिनिस्ट्रेटर के, थरपारकर में बहुत अच्छा रहे। फिर उन्होंने जो है इनकी हिम्मत अफजाई भी की और उनको सराहा, उनको जो है हिम्मत अफजाई की कि आप लिखो, ज़बरदस्ती लिख रहे हो, काम करो, हम आपकी मदद करेंगे और ये हो जाएगा। फिर उनकी हिम्मत अफजाई के बाद उनको फिर और जो है शौक़ पैदा हुआ, फिर उन्होंने तारीख़ हिंदुस्तान को मुकम्मल किया। और उसके अलावा देखिए तारुफ जो है ना, वो हमेशा किसी फ़र्द का काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे देखिए आबा व अजदाद हों या उसकी नस्लें हों, वो देर तक जो है वो उसका तारुफ बरकरार नहीं रख सकते, उसकी पहचान को बरकरार नहीं रख सकते हैं जितना कि उस फ़र्द का काम। तो राजचंद्र राठौड़ साहब ने एक ऐसा काम किया जो उसका तारुफ ही है, और मैं समझता हूँ कि उसका तारुफ है तारीख़ रेगिस्तान। बिल्कुल। नंदलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस बारीकी से हमें जो है राजचंद्र राठौड़ साहब के बारे में ज़िंदगी का मुख्तलिफ बताया, किस मुफलिसी से वो निकल के एक उस्ताद बने, फिर कैसे उनको लिखने का शौक़ पैदा हुआ, किस तरीके से उन्होंने लिखा। मेरी नॉलेज में सिर्फ उनकी एक ही किताब थी, तारीख़ रेगिस्तान, लेकिन आपने मेरी नॉलेज में इजाफ़ा किया कि उन्होंने पीर पितौरा साहब की स्वान मुरैबी लिखी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं कि जैसे आपने बताया कि ये जो जग मशहूर जो तारीख़ रेगिस्तान है, मुसन्निफ़ है, इस पे मुख्तसर सा बताएं कि क्या क्या है इसमें। जी। देखिए तारीख़ रेगिस्तान, सबसे पहले तो ये है कि मैं कोई इतना बड़ा कोई मौरख, इतना बड़ा क्या मौरख नहीं हूँ, ना ही कोई मैंने इतनी बड़ी तारीख़ का कोई मुताला किया है या कोई वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं चूँकि एक आम और सादा इंसान हूँ, तो मैं उनकी जो अहमियत है उसको भी सादे तरीके से ही मैं उसका ज़िक्र कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि तारीख़ रेगिस्तान एक ऐसी इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहा जाए कि आपको थरपार करके चप्पे चप्पे का जिसमें ज़िक्र हो। अगर तो कोई अजनबी थरपारकर में अगर आना चाहे और रेगिस्तान के इलाके को देखना चाहे, वो अगर तारीख़ रेगिस्तान का मुताला करके आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई चीज़ अजनबी लगती हो या उसको जो है यहाँ आके कोई मुश्किलात पेश आए कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, किस तरह घूमूँ, किस तरह चीज़ों को देखूँ, समझूँ वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपका ऐसा काम हो कि कोई अजनबी भी उससे इस्तिफ़ादा कर सके। और दूसरी बात ये है कि तारीख़ रेगिस्तान देखिए न सिर्फ आज के दौर में, बल्कि हमको आज से 70, 80, 60 या जितने भी वर्ष पहले जो लिखी गई तारीख़ थी, वो 10 सालों में न जाने कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये तो फिर भी 50, 60, 70 साल जो हुए हैं, हमें ये भी पता चलता है कि आज से 70 बरस पहले थरपारकर के मिजाज, लोगों के मिजाज, लोगों के कल्चर, लोगों की उठना बैठना और उसके अलावा जाग्राफिकल चेंजेस, ये सब चीज़ें जो है वो हमें वो उस दौर की याद दिलाती है। लोगों के हालात, फिर ये पसमानदगी, कसम-फसियाँ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी है। और आज का जो नौजवान है, देखिए थरपारकर से बिलॉन्ग करता हो या थरपारकर का ही नौजवान की, मैं दूसरे इलाके के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ। थरपारकर का भी नौजवान है, उसको भी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको थरपारकर के जो जितने भी इलाके हैं, मतलब ये है कि देखें जैसे कि ज़मीन तो ज़मीन है, लेकिन उसके पार्ट्स अलग-अलग हैं। फिर एक-एक खेत, एक-एक टीला, एक-एक पहाड़, मुख्तलिफ ढलान, ये वो जो जितनी भी चीज़ें हैं, उसके पार्ट्स के भी इतने-इतने सारे नाम हैं कि आप एक खेत के अंदर उसके जो तरफ जो भी चीज़ें हैं, वो टेले से लेकर उसके बीज से लेकर, तो
उन सब चीज़ों का नाम जो है आज के नौजवान को पता नहीं। अगर वो चाहे कि यार इस ज़मीन के इस हिस्से का या इस चीज़ का नाम क्या हो सकता है, तो वो तारीख़ रेगिस्तान को अगर जो खोल के देखेगा तो उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी, उसको नाम पता चल जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो तारीख़ रेगिस्तान है ये एम्बेसी कि आपको काउंटर पे मालूम पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, क्या मिजाज है, क्या जोग्राफिकल इसकी जो है हैसियत है, वगैरह वगैरह, जितना भी कल्चर वगैरह है, वो लिबास वगैरह जो कुछ भी है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये चलता फिरता एक डॉक्यूमेंट्री है थरपारकर की, रेगिस्तान की। इतनी सी भी चीज़ उनसे मिस नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि तारीख़ रेगिस्तान थरपारकर के लिए तो है, लेकिन सिंध, पूरे सिंध जो है हमारा, इसके लिए, मुल्क के लिए, बल्कि आलमी लेवल पे भी अगर देखा जाए तो ये तारीख़ रेगिस्तान जो है बहुत बड़ी चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की कि तारीख़ रेगिस्तान एक इंसाइक्लोपीडिया है जी। कि कोई बंदा जिसको थर के बारे में, थर पारकर के बारे में, रेगिस्तान के बारे में कुछ पता भी नहीं हो, लेकिन वो बंदा अगर उसने तारीख़ रेगिस्तान पढ़ लिया तो ऐसा समझ लो उसने पूरे थर पारकर को जान लिया। उसके लिए कोई भी चीज़ फिर बाद में अजनबी नहीं है। तो नंदलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे जान में इजाफा किया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तसनीफ़ को आप किस तरीके से बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं? देखिए ये बात, ये जो आपका सवाल है, ये सबसे बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये जो तसनीफ़ है या तारीख़ है, जैसे तारीख़ तो मैं इससे पहले भी मुख्तलिफ़ एदवार में मुख्तलिफ़ मौरख़ जो हैं उन्होंने लिखी है तारीख़। जो जितनी भी तवारीख़ है उसमें से चंद ऐसी जी जी। तसनीफ़ें या ऐसी तारीख़ है जो एक अलग मकाम रखती है और उसकी अहमियत है। अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी काम हो, उसका अंदाज़ा या उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब होगा कि वो किन हालात में किन हालात में लिखे जाते हैं। देखिए, वो जो वक़्त था, वो जो दौर था, जिस दौर के अंदर ये काम तय पाया है, तो देखिए उस वक़्त एक तो महदूद मुताला, हालाँकि राजचंद्र राठौड़ साहब का मुताला अच्छा था, उनकी अच्छे वसी वसी अच्छे लोगों से जो है वो उनका ख़त-ओ-किताबत, तालमेल, ये सब चीज़ें थी। लेकिन आज के दौर को अगर हम मद्देनज़र रख के देखें ना, तो उनका जो मुताला था वो महदूद था। ये हमको मानना पड़ेगा। मुताला भी जब आपका महदूद हो, आपके वसाइल महदूद हों, कि आपके वसाइल इतने हों कि आप किसी भी काम को जो सरअंजाम उस तरह से नहीं दे सकते हैं, तो वो भी सबब है। और उसके अलावा जो मतलब वसाइल होने के बावजूद भी सहूलियत मुयस्सर ना हों। जैसे कि वसाइल तो आपके पास हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई सहूलत ही नहीं है। जहाँ के ऐसे गाँव थे जहाँ पे कोई रोड रास्ता भी नहीं है, कि रास्ता नहीं है तो फिर आदमी कैसे पहुँच सकता है। फिर उन्होंने जो है मतलब पैदल चलना भी पड़ता है, कहीं पे जानवरों की सवारी करनी पड़ती है। तो ऐसे-ऐसे हालात से जो गुज़रते हैं, तो इससे भी एक अच्छी जो बात जो कि एक मज़बूत है, वो ये है कि देखिए किसी शायर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। वाह! सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। वाह! देखिए, तो तारीख भी इस तरह है। तारे को आप ज़रा-सा भी घटाएँगे या ज़रा-सा भी बढ़ाएँगे, तो वो तारीख नहीं रहती है। उसके अंदर आपके या तो पर्सनल जो इमोशंस है वो आ जाते हैं, या ये होता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो लिखी गई मुख्तलिफ़ मौरख़ बेचारे मजबूर होकर या किसी की दरबारत में या अपनी पसंद या नापसंद, उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ एंगल्स है। जैसे कि मुझे उनसे है किसी से ऐसे ही, तो मैं उसको बढ़ावा दे दूँ। चूँकि वो सब वो चीज़ें हैं अपनी पर्सनल जो इमोशन है, उसको तारीख के अंदर डाल देने से
तारीख का जो असल चेहरा है वो मुसक हो जाता है। वो बहुत बड़ा सबब है कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा, हत्ता कि अपनी कम्युनिटी के बारे में भी जो उन्होंने देखा, जिस तरह देखा वो उस तरह ही लिखा। जो उन्होंने हवाले दिए उसके अंदर उन्होंने एतराफ़ भी किया कि मैं भी ये सही भी हूँ, हो सकता है ये गलत है। इस हद तक उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने जो भी हवाला दिया, जो भी लिखा अपने बलबूते पर, वो बिल्कुल एक ऐसा सच है कि इसलिए इसकी बहुत बड़ी है कि जब आप तारीख को तारीख समझ के लिखते हैं तो वो बहुत मैं समझता हूँ कि पूरी आलमी लेवल पे इस किस्म की तारीख ऐसे चंद मौलिक होंगे जिन्होंने लिखी होगी और वाह। इसलिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक अनोखी किस्म की तारीख है और बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज से पहले जितने भी बड़ी लेवल के मौलिक हों, अदीब हों, शायर हों, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जिन्होंने लिखा है, बहुत बड़े-बड़े जो है दानश्वरों ने सराहा है कि इनका जो काम है वो मतलब ऐसा काम है कि उसका कोई मुतबादल नहीं है। वाह, बड़ी प्यारी बात बोली। आपने जिस अल्फाजों में इस तारीख की अहमियत बताई और बताई कि जिस तरीके से चंद वसाइल थे इनके पास, वसाइल की कमी थी, मुतालों की कमी थी, लेकिन उस दौर के हिसाब से जहाँ रास्ते भी नहीं थे, ट्रांसपोर्ट के ज़राए भी नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जो मुताला जारी रखा। जी खतों के ज़रिए, रसालों के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए, तो ये बड़ी अहमियत रखती है। जी और इसमें आपने एक बात की अपनी बातचीत में कि आपने कहा कि इन्होंने जो भी हवाले दिए, चाहे वो इनकी अपनी कम्युनिटी के हों चाहे किसी और कम्युनिटी के हों, जी उसका साथ में एतराफ़ भी किया है कि ये हवाले किस कदर क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत मुताला किया है, जी तो तारीख़ रेगिस्तान में राजपूतों, ख़ासतौर पे राजपूत कम्युनिटी पे जी बहुत ज़्यादा हवाले दिए गए हैं। जी तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए राजपूतों का बहुत ज़्यादा हवाले का एक ही कारण है कि क्योंकि वो हमेशा इक़्तिदार वक्त रहे हैं, वो राजा महाराजा रहे हैं जी और बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है कि तारीख़ में ज़िक्र हमेशा उन लोगों की होती है जो तारीख़ में ज़िक्र लिखी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो है अपने राजेंद्र राठौड़ साहब की बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर आम की भी बात की है। बहुत बहुत सारा हिस्सा जो है वो एक आम कम्युनिटी के जो है वो उनके कल्चर्स वगैरह, उनके मिजाज पे उन्होंने लिखा है। इसलिए तो राजपूतों की, देखिए राजपूतों की तो ये है कि उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, जैसे आपने अभी सवाल में भी पूछा और उन्होंने बाकायदा लिख भी दिया है आखिर में। और उन्होंने जब ये हवाला राजपूतों का जब उन्होंने शुरू किया था, तो पहले सत्र में उन्होंने कहा था कि ये अजीब वाक़या है, अजीब वाक़या है। अजीब को उन्होंने जो है नोटेट किया। देखिए वाक़ई में अजीब लगता है, क्योंकि ये जो उन्होंने जो हवाला दिया है अबू पहाड़ का जो वाक़या, जो जहाँ पे अग्निकुंड के अंदर से जो राजपूतों को निकाला गया एक यके बाद दिगरे, तो वो तो चलो ठीक है, जिस तरह उन्होंने लिखा कि वो राजपूत हैं, उससे पहले खस्त्री थे, वो राजपूत थे, उससे पहले जो थे खस्त्री थे। और यहाँ पे मौसूफ़ जो हवाले देते हैं वो खुद भी कहते हैं कि ये दो अलग चीज़ें हैं, ये उन्होंने दिखाया। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये जो अपने सॉरी अग्निकुंड से जो हुए, इनके 2 या 3 नस्ल के बाद इनको जाके मिलाते हैं ये रुक्मणी की खानदान। जो रुक्मणी जो महाभारत के जो हीरो जिसको कहा जाए, हीरो वही थे, कृष्ण भगवान। तो उनकी उनकी घरवाली या उनकी धर्मपत्नी, जो भी कहिए आप। चल तो देखिए ये तो बात वाक़ई में अजीब लगती है। अब आते हैं कि खस्त्री कहाँ पे ख़त्म हुए, ठीक है? तो ये तो आपने भी सुना होगा कि
परशुराम जो ऋषि थे, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं धरती पे किसी एक भी खस्त्री को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको ख़त्म करूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है। अब जब दूसरी तरफ हम रामायण का जैसे हम अ, जिक्र करते हैं, रामायण को उनका मुताला करते हैं, तो उनमें दिखाया गया है, रामायण के अंदर जो दिखाया गया है उसमें तो परशुराम भी है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो खस्त्री भी है। जब वो धनुष तोड़ता है राम, फिर वो क्रोधित होके आते हैं वहाँ, बिल्कुल। तो तो वो है, खस्त्री भी है। तो यूँ समझ लीजिए ये बात साबित होती है कि वहाँ पे परशुराम भी है और खस्त्री भी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल उनका विनाश नहीं हुआ है, बिल्कुल वो नाश नहीं। चलिए अब आते हैं महाभारत पे। अब महाभारत के अंदर भी आप देख लीजिए कि परशुराम का वहाँ भी जिक्र है। बिल्कुल। वो एक छोटा सा किस्सा है जिसमें जो कर्ण जो कि थे पांडव, लेकिन उनकी माँ ने उनको जो है किसी दरिया में बहा दिया था, फिर वो जाके किसी सूत के घर में जो है वो परवान चढ़ा, पला पोसा, लेकिन चूँकि वो क्षत्रिय था तो खून वही था, तो उनकी जो भी उनके अंदाज, उनके नक्श, उसकी बॉडी या जो कुछ भी है वो क्षत्रियों वाले ही थे। तो और उसके अलावा ये भी था कि उसके अंदर जो है इतनी मतलब इतना उनको शौक था जंगजू होने का, मतलब अपना वो क्षत्रिय वाले वही लक्षण। तो उन्होंने क्या किया कि परशुराम ऋषि को जाकर कहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आता हूँ, बिल्कुल। ये जो है आपको ये जो है जंगी तालीम दी जो पहले के वक्त की थी। जी हाँ। तो वो उन्होंने उनसे तालीम हासिल की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हासिल की कि उस वक्त में वो मतलब एक बहुत बड़ा योद्धा होकर निकला था वहाँ से। लेकिन ऐन वक्त पे जब वो अलविदा होने वाले थे, जैसे कि हमारे होते हैं कि भाई अलविदा है आज, तो उस दिन अचानक परशुराम ऋषि जो है वो इनके रान पे सो जाते हैं, इसकी गोद में रान पे सर रख के सो जाते हैं। तो अचानक कोई कीड़ा आता है, वो इनकी रान के अंदर जो है वो काटता है, तो काटने से खून बहने लगता है, थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा बहता है। फिर भी कर्ण क्योंकि वो शूरवीर थे, वो बहादुर थे, वो क्षत्रिय थे, तो वो हिले भी नहीं, वो देखते रहे, इसलिए कि मेरे उस्ताद, मेरे गुरु जी हैं, उनके आराम में कोई रुकना न हो, वो डिस्टर्ब न हो। तो अच्छा इतना खून बहा के मतलब तो वो भीग गए सारे। तो परशुराम को भी वो गीलापन महसूस होने लगा। तो सडनली वो जागते ही वो क्रोधित हो जाते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो उनकी ज़ुबान पे आता है वो यही है कि तुम ब्राह्मण नहीं। हालांकि इन्होंने झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो झूठ बोल के उन्होंने तालीम उनसे शिक्षा ली थी। तो उन्होंने उठते ही जो है कहा कि भाई तुम क्षत्रिय नहीं, अब सच बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जो है तुम्हारा कत्ल कर दूँ। तो फिर ये कहता है कि मैं तो नहीं हूँ ब्राह्मण, तो वाकई में नहीं हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं। तो वो कहता है नहीं तुम क्षत्रिय हो। तो चलो आगे इस किस्से को यहीं पे इससे ये मुराद है कि वहाँ पे परशुराम भी थे और क्षत्रिय भी थे, और ये भी सच है कि वो उन पे क्रोधित थे, उनसे नाराज थे, उनका गुस्सा अभी भी था कि वो किसी क्षत्रिय को जो है वो तालीम देने से गुरेज करते थे। ठीक है। तो ये तो साबित हो गया कि भाई फिर लगता नहीं है कि क्षत्रिय कहाँ ख़त्म हुए। लेकिन एक बात जो मेरी जो नाक़िस राय है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मेरा ये मानना है कि हो सकता है, क्योंकि हमें आज देख रहे हैं हमारे दोस्त, हो सकता है कोई ऐसे बड़े जो है वो इल्म दोस्त भी हो और ऐसे कोई एक्सपर्ट हों जो हमारी बात सुन के हमें आगाह करेगा या हमें जो थोड़े, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी उन साहब की।
तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने किसी एक कबीले के लिए, खस्त्रियों का कोई एक कबीला है, जैसे कि इस कबीले के एक भी फर्द को मैं नहीं छोड़ूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है, वरना वो मुमकिन। रामायण के अंदर भी थे, महाभारत के अंदर भी थे, क्षत्रिय भी थे। बिल्कुल। अच्छा, तो इस हिसाब से एक एक और भी चीज़ है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो धनुष जब टूटा था, तो उससे पहले भी उन्होंने जो है ये रामायण वाला जो धनुष, हाँ, रामायण जो वाला। धनुष टूटा था, जी तो वो उन्होंने जो है किसी से वादा कर लिया, वादा लिया था किसी ने उनसे, कि जो है 21 बार खस्त्री जो है वो धरती के मैं नाश करूँगा, 21 बार। वो किया भी। उसके बाद जो है उनसे वादा लिया गया कि अगर कोई आपका जो धनुष है कोई क्षत्रिय अगर तोड़ दे, तो फिर आपको जो है उनको माफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी हवाला है अपने हिसाब से। अब लेकिन दोनों हवालों को अगर देखा भी जाए, फिर भी ये प्रूफ नहीं हो सकता है कि क्षत्रिय और राजपूत अलग है। नाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि वही राजपूत हैं जो राजघराने के हैं, वहाँ पे नाम ये चेंज हो गया कि राजपूत, जैसे राजा है, महाराजा है, उसके जो बेटे हैं या पूत जिसको पुत्र कहा जाता है, फिर इस हिसाब से नाम पड़ गया। हालांकि क्षत्रिय क्षत्रिय जो दौर था उनमें भी महाराजा उनको कहा जाता था, राजा फिर महाराज, फिर ये सब चीज़ें। तो अ, राजपूत जो है ये लफ्ज़ फिर उनसे आया है, या वो अलग जगह पे राजपूत लफ्ज़ लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो नस्ल की बात नहीं कर रहा, बना है, ये हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि क्षत्रिय और राजपूत जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि वही तसलसल है जो आ रहा है, और वो जाहिर सी बात है कि क्षत्रिय थे, बहादुर थे, हमेशा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया, सब बाकी सब जो वर्ण थे उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर वो राजा महाराजा थे, हमेशा वो जो तारीख़ में हमेशा सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। तो वो हवाले उन्होंने दिए हैं। तो मेरे ख्याल में राजन राठौड़ साहब खुद को भी नहीं लग रहा था कि राजपूत और क्षत्रिय दो अलग चीज़ें हैं, उनको भी नहीं लग रहा था। बाकी जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे एक्सपर्ट मौरख या जो तारीख को ज़्यादा समझने वाले होंगे, हमारा अगर ये सुनते होंगे तो वो भी अपनी राय दे सकते हैं इस पर। जी नंदलाल, आपने बड़े वो अच्छे से इस हवाले को हाईलाइट किया इसमें, कि आपके निर्बकौल आपको और सर राजपथ के राय के हिसाब से कि जो क्षत्रिया कहते हैं, कुछ क्षत्रिया कहते हैं, उस वक्त के जो क्षत्रिया थे और आज के जो राजपूत हैं वो वही है, तसलसल वही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। आप बस लगता यूँ है फिर। अच्छा, वक्त की तकाजा को देखते हुए हम जल्दी जल्दी आते हैं हमारे अगले सवाल पे। जी हाँ। अगला सवाल ये है कि तारिक रेगिस्तान में वो कौन सा पहलू है, वो कौन सा पहलू है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? देखिए, पहलू की तो बात ही नहीं है, सब पहलू उनकी जो तारीख के अंदर जितने भी पहलू हैं, क्योंकि पहला जो हिस्सा है उनका, हालांकि दो हिस्सों में, अवल हिस्सा अव्वल जो है वो उनके जी जी। वो जब जिंदा थे, हयात थे, तो उनकी मतलब वहाँ उससे पहले ही छप चुका था। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा दोयम जो है वो उनकी वफ़ात या उनके इंतकाल पाए जाने के बाद जो है वो छपा था। तो डॉक्टर विपक्ष बलोच साहब उनके जो बहुत ही करीब दोस्त भी थे, और उनके जो है हम अवसर भी थे, और राजचंद्र राठौड़ साहब उनको अपना उस्ताद भी समझते थे। तो उन्होंने भी हवा अपना लिखा है कि तारीख़ रेगिस्तान के अंदर उन्होंने लिख दिया है कि मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी जो काविश है वो उनका हिस्सा दोयम, और उसके अलावा अव्वल वाले में भी बहुत बड़ा काम है उनका, लेकिन वो पूरा हिस्सा जो है ना वो काफ़ी हवालों से है,
क्योंकि वो प्राचीन से लेकर जो उन्होंने तसलसल एक लाए हैं, तो उससे उसमें ज़्यादा वो उनका हिस्सा जो है ना उसमें चला गया। और जब जो दूसरा जो हिस्सा द्वयम जो उन्होंने लिखा था, उसके अंदर उन्होंने जो अपना एक जिसको कहते हैं कि काम, जो एक प्योरली अपना ही काम, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी अहमियत का काम है, क्योंकि उसके अंदर आपको थप्पारकर के अंदर, इस पूरे रेगिस्तान के अंदर जो इसकी जोग्राफी है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है, सब की सब उन्होंने एक एक चीज़ को जो है संभल के उसके अंदर उन्होंने लिखी। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जो तो उनसे मिस हो गई। उन्होंने यूँ हम कहते हैं ना कि चप्पा चप्पा छान मारो, तो उन्होंने चप्पा चप्पा छाना, चप्पा चप्पा छान। अपने बलबूते पर जहाँ पे कोई ऊँटों की सवारी नहीं जाती थी वहाँ पे पैदल जाना, और फिर एक एक टेले का हिसाब देना, फिर एक एक घंटा, एक एक एकड़ जिसको कहते हैं खेत खलियान मैदान पहाड़, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, इतने बड़े रेगिस्तान थप्पारकर का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, न जाने कितना बड़ा है। पहले तो बिल्कुल। ये मीरपुर खास तक था, लेकिन वो चूँकि उनका ज़िक्र रेगिस्तान के तक है, तो हालांकि अक्षरों तक का या उस वाला जो रेगिस्तान है उसका इतना ज़्यादा ज़िक्र नहीं, लेकिन हमारे जो थप्पारकर की जो है उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इतना काम करना, मतलब इतनी इतनी चीज़ को जो है हाईलाइट करके उसको जो दर्ज करना। फिर आते हैं कल्चर पे, जो उस वक्त का कल्चर था या उससे पहले का जो कल्चर था, बहुत सारा उन्होंने जो है उनके उसके अंदर लिबास, फिर उसके मकान, फिर उसका उठना बैठना, खाना पीना, मतलब एक एक चीज़ को हम जैसे कि कोई फिल्म देख रहे हों, जब हम पढ़ते हैं, मतलब इतनी खूबसूरत तरीके से जो उन्होंने लिखा है, तो वाकई में ये जो पहलू है ये जो पहलू है कि जो उन्होंने खुद ने लिखा है, किसी का कोई हवाला नहीं, खुद उन्होंने देख कर प्रूव करके अपने ही बलबूते पर और वहाँ पहुँच के ये काम, कुछ दुनिया के कुछ ऐसे मौरख होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। ये जो वो खावड़ी है, जैसे शाह लतीफ़ जैसे खावड़ी, या इससे भी जो खावड़ी जो, ये तो मैं कहता हूँ कि सैलानी कहूँ इसको, क्या कहूँ, क्या इनको कहूँ, सैलानी जो घूमते थे वो हैं, कोई सफ़ीर हैं थरपारकर के, या क्या है, पर ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जो उन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पर और खुद वहाँ जाके हर चीज़ को नाप तोल के देख के फिर जो उन्होंने लिखा है, ये पहलू जो है, ये पहलू दिल को लगता है कि किसी ने काम किया है। और उस वक्त में जहाँ कुछ, मतलब कोई वसाइल ही ना हो आपके पास, और उसके बावजूद ये तो मैं कहता हूँ आज के दौर में कोई बड़े वसाइल रखने वाला आदमी भी इतना बड़ा साथ नहीं कर सकेगा जो उन्होंने उस वक्त में किया, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी किया उन्होंने। एक टीचर के पास क्या होता है, उसके पास उसकी तनख्वाह में से उसको क्या बचता है, लेकिन वो जुनून था। ये पहलू है। तो ये इस किस्म के जो प्योर खालिस चीज़ें जिसको कहा जाए, तो इतनी खालिस चीज़ें तारीख़ रेगिस्तान के अंदर दर्ज है। मैं कहता हूँ कि मैं यकीन से कहता हूँ कि जो आलमी लेवल के बहुत जो बड़े मौरख हैं, जो चंद मौरख हैं जिनको खालिस कहा जाता है, उनमें इनको शुमार किया जाए और उनसे जो है मुआवजा किया जाए इनका, तो भी कोई जो है कोई दो राय नहीं है। दो राय अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी चीज़ें आपने शेयर की कि न सिर्फ एक पहलू बल्कि पूरी किताब के एक एक अल्फाज ने आपको मुतासर किया। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा जल्दी इसलिए बढ़ रहे हैं कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि बकुल आपकी राय के हिसाब से आपकी
तारीख का अच्छा मुताला किया हुआ है कि इस तसनीफ में और गुंजाइश कोई रह गई है अभी बाकी जिस पे हाँ। काम किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं। ये तो क्योंकि ये इर्तिका है, इर्तिका है, एक तसलसल है। इसको आप रोकेंगे तो यूँ समझ लीजिए आप फितरत को रोक रहे हैं। तो ये तो है, बिल्कुल इर्तिका गुंजाइश तो है मौजूद बिल्कुल है। मौजूद। वो इस हवाले से है कि उन्होंने जो अपने हिस्से का काम था वो तो कंप्लीट किया, लेकिन थरपारकर है, क्योंकि थरपारकर की तारीख है, थरपारकर के जो इस हालांकि इस पे काम हुआ है उसके बाद भी मुख्तलिफ इस्तिलाह हैं, मुहावरे हैं, लोग जो कहते हैं कि फोक अदब, जो जो फोक हैं, फोक अदब जी सही। हाँ, उस उसके हवाले से भी बहारुल हमरानी साहब ने भी बहुत अच्छे मुहावरों पे भी काम किया है, इस्तिलाह पे भी काम किया है, उन्होंने किताब भी लिखी है। लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो काम थोड़ा अपनी नोयत का है, क्योंकि ये जो तसलसल है जिस तरह इन्होंने लिखा है, इस तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए जो इसी ही तरीके के जैसे मुहावरे हैं, जितने भी मिजाज हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो मसख हो गई है हमारी ज़ुबान से, जो लफ्ज़ बहुत सारे निकल चुके हैं, जो कि अब हम खुद भी नहीं वो बोलते हैं, ऐसे पता नहीं कितने ऐसे अल्फाज हैं जो निकल गए, और ऐसे इस्तिलाह हैं, और फिर कहावतें हैं, फिर इस किस्म की, ये तो दुनिया के अंदर तो ये चंद चीज़ें हैं, कहावतें हैं, इस्तिलाह वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ तो न जाने कितनी चीज़ें हैं, हमारे रस्म व रिवाज के अंदर जो है वो न जाने कितनी कितनी चीज़ें हैं कि भाई पता नहीं कितनी है कि आप नाम गिन गिन के उनको जो है ना थक जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काम के अंदर गुंजाइश मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि करना चाहिए इस इस तनाज़ुर जो उन्होंने लिखा है, इस तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए, काम कि जो करना चीज़ें उनसे रह गई है, और वो डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहब ने भी लिखा है कि ये जो है कंटिन्यू करना चाहिए। जी नंदो। देखिए, ये तो उन्होंने जो अपना जितना अपने हिस्से का जो काम था वो कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो बस जो ज़िंदगी के उन्होंने बहुत सा कम उम्र वो ले आए थे, 68 साल उनकी 68 वर्ष की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने जो अपना काम जो करना था वो तो इतने खूबसूरत तरीके से किया, लेकिन चीज़ें जो है वो फिर भी रह जाती हैं, काम के अंदर गुंजाइश फिर भी रह जाती है। वो कभी भी, क्योंकि इर्तिका है, चलती रहती है, गुंजाइश है, होती है, वो वक्त है, वो बदलता रहता है। सही। आज की ज़रूरत, आज की चीज़ें, बिल्कुल वो उसके अंदर इजाफा भी हुआ है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो निकल भी गई है हमारे आज के इस दौर में। हम देखें तो जितने भी हमारे वसाइल जाते हैं, जो कौवें हमारे हमारे से गए, तो कौवें के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल में आती थी, जितने अल्फाज, वो सब चले गए। अगर इस तरह से देखते जाएं ना आप, जितनी भी चीज़ें हमसे जाती हैं उसके साथ अल्फाज भी चले जाते हैं, बिल्कुल वसाइल हमारे चले जाते हैं, उसके साथ जो है अल्फाज भी हमारे चले जाते हैं। बिल्कुल तो ये चीज़ें जो है वो अपना दौर था, आज का दौर अपना है। बिल्कुल तो जो नई चीज़ें आई है, नए तौर तरीके आए, नए रस्म रिवाज आए, तो ज़रूरत तो होती है, हर वक्त की अपनी होती है। और आज के नौजवानों को चाहिए कि जो इस पे काम करें, कुछ चीज़ों को रिवाइंड करें, कुछ चीज़ों को जो है मतलब याद करें, कुछ चीज़ें जो नई है उनको ऐड करके, मतलब एक तसलसल है, उसका ही नाम लो आप। ये तो किताब है पूरी, एक मुकम्मल हो चुकी है। आप इस तरह इस काम को इस हवाले से भी बढ़ा सकते हैं। भले आप तारीख़ रेगिस्तान का
नाम लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नंदलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा बिल्कुल इस काम में और गुंजाइश है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी हम सबको सिखाने के लिए, एक नायाब तोहफ़ा, अपनी ज़िंदगी भर की जो मेहनत करके हम जो आज हमारे हाथों में है तारीख़ रेगिस्तान की शक्ल में, जी आप बिल्कुल। नौजवानों का काम है उस जी तसल्सुल को आगे बढ़ाने के लिए। वक्त की तकादा हो गई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम नादरीन का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। बस एक आखिरी सा सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या आपकी राय में अगर अल्लाह ताला ने, जैसे उनकी जो 56 ईयर में उनकी जो डेथ हो गई, उन्होंने इतने इस अरसे के दौरान ये जो हमें खूबसूरत तोहफ़ा दे के गए हैं, अगर और उनकी हयाती होती तो क्या हमारे हाथ में इनकी और भी ज़्यादा तसनीफ़ें होती और किताबें होती? जी हाँ, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप हैं तो आप जो काम वाला है, जो काम कर रहा है, वो काम अपना कभी छोड़ता नहीं है। अगर तो कई ऐसे दुनिया के अंदर मुसन्निफ़ है जो मरते दम तक वो लिखते रहे, फिर आखिर में वो चले गए तो उनके जाने के बाद किताबें जो है वो छप गई, मसला नहीं, लेकिन वो काम करते रहे। और काम हालाँकि उनका एक मसौदा जो ज़िक्र भी है, कुछ जगहों पे भी आता है, मज़ामीन में भी आता है कि तेजसी सोलंकी नाम का कोई मलकुट के अंदर उनको बहुत बड़ा मसौदा उन्होंने दिया था। फिर वो किस लिए दिया था? छपने के लिए दिया था, प्रूफ के लिए, या पढ़ने के लिए? वो ज़ाहिर ना हो सका। और क्या था? हो सकता है तारीख़ रेगिस्तान का ही हो, या और कोई ऐसी किताब हो, या क्या हो। अगर तो वो ज़िंदा होते तो ज़रूर उस चीज़ के बारे में भी पता चलता। उसके अलावा उन्होंने मज़ामीन वग़ैरह लिखे थे, तो जो मौत था उनके पास कोई ऐसा मतलब उन्होंने कहाँ रखे, वो चीज़ें कहाँ रखी? क्योंकि उनके पीछे जो थे अपने साहिबज़ादे, उनके पढ़े लिखे भी हैं। हो सकता है उनके पास कोई चीज़ें ऐसी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर होते तो ऐसी और चीज़ें हमारे पास होती, और इस किस्म की। और उनका जो जुनून था, उनका जो शौक़ था, और बड़ी बात ये है कि जो उनकी सच्चाई थी, जो सच्ची लगन थी, वो ये प्रूव करती है कि अगर वो ज़िंदा होते तो और भी इस जैसी अच्छी तसनीफ़ें हमें मिल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। नंदलाल, तव्हां हिकिड़ी शइ हींअर हाईलाइट कई त साईं जो मसूदो जेको आहे किताबनि जो, कंहिं हिकिड़े दोस्त खे ॾिनो हो साईं, छा नालो? तहसीर सोलंकी। तेजसी तेज जी नाज़रीन, नंदलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त दिया, कीमती वक्त के साथ साथ जो नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की है, ख़ास तौर पे तारीख़ रेगिस्तान के एक एक पहलू के बारे में जो हमने आज सवालात आपसे किए, नो डाउट तारीख़ के हिसाब से बड़े क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे लिसनर जो भी हैं इनको सुनेंगे तो उनके लिए बड़ी फैज़ाब चीज़ होगी, वो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका मशकूर हूँ और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर पे जिनको तारीख़ में दिलचस्पी है, ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री में कुछ बनना चाहते हैं, उर्दू में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो डॉक्टर मुबारक को पढ़ते हैं, डॉक्टर मुबारक की किताबों, तारीख़ की किताबों से मतलब फैज़याब होते हैं। तो उनसे मैं एक गुजारिश करूँगा, अगर थरपारकर की तारीख़ से आपको फैज़ाब होना है, थरपारकर की तारीख़ के बारे में आपको कुछ जानना हो, बल्कि आपका ताल्लुक़ भी नहीं है थरपारकर के किसी हिस्से का, आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक बार आप लोगों ने तारीख़ के रेगिस्तान का अगर आपने मुताला कर लिया, आप थरपारकर में आओगे, आपको लगेगा ये सारी चीज़ें हमने तो देखी हुई हैं। इतनी बारीक बीनी से उन्होंने इस किताब को लिखा है। जैसे हमारे जो आज के मेहमान थे नंदलाल, उन्होंने हमें बताया कि इस किताब को हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ थरपारकर भी कह सकते हैं। आज हमने एक ओवरव्यू, एक मजमूई तौर पे तारीख़ रेगिस्तान के बारे में बातचीत की। अगले
सेशन में नंदलाल हमारे साथ होंगे। हम इसके जो अलग अलग चैप्टर हैं उनकी एक एक चैप्टर पे तफसीली बारीक से बात करेंगे। देखते रहिए और हमें नंदलाल के चाहने वालों को सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।